सो गाइस इस वीडियो के अंदर सीडीएसएल के बारे में तो बात करेंगे, साथ में मार्केट की ओवरऑल पोजीशन, क्योंकि एक कैंडल आपको दिख रही है पूरे मार्केट के अंदर एक ही जैसी। चाहे आप मेजॉरिटी में किसी भी स्टॉक पर इन्वेस्टेड हो, मेजॉरिटी की बात मैं कर रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, जहां पर एक कैंडल आपको देखने को मिल रही है। ये कैंडल सेल ऑफ की भी है और ये कैंडल ब्रेक डाउन भी इंडिकेट करती है, लेकिन वेट एंड वॉच आपको डेफिनेटली इस तरीके की कैंडल्स इंडिकेट करती हैं। काफी सारी कैंडल्स होती है आपके पास मार्केट के अंदर। एक वो कैंडल जो पूरी बॉडी कवर करके या तो आपको डाउन ट्रेंड दे रही है या फिर तेजी दिखा रही है, वहां पर स्टिल आपके पास काफी हद तक क्लैरिटी ये होती है कि अगर डाउन ट्रेंड के अंदर रेड बॉडी है तो भैया आपको गिरावट कंटिन्यू मिलेगी, अगर अप ट्रेंड के अंदर ग्रीन बॉडी है तो आपको तेजी कंटिन्यू मिलेगी। इस तरह की कैंडल ना आपको इंडिकेशन काफी अच्छा देते हैं, या फिर ऊपर की टेल लंबी वो सेल को इंडिकेट कर देती है। लेकिन जो ये कैंडल आपके पास में ना, मैं आपको दिखाई देता हूं एक बार। अगर आप पहली बार आए हो ना तो शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि भाई क्या ये करे आ रहा है। कैंडल दिखाना सिंपल सी बात, ये देखो कैंडल देख रहे हो आप यहाँ पे, ये क्या इंडिकेट कर रही है? इसमें ऊपर की बॉडी, ऊपर की जो टेल है वो इंडिकेट कर रही है सेलर को, साफ है, सेलर को इंडिकेट कर रही है कि भैया यहां से आपको गिरावट मिलने वाली है। लेकिन अगर आप सीडीएसएल में ही सेम कैंडल देखोगे, इसे थोड़ा जूम इन करते हैं एक बार, यहां पर देखो, यही सीडीएसएल में आप देखोगे तो यहां भी आपके पास बहुत हद तक सेम कैंडल है, जहां ऊपर की टेल लंबी है, सेलर को इंडिकेट कर रही है। लेकिन ये कैंडल क्या इंडिकेट करती है? कुछ ज्यादा इंडिकेट नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ इंतजार करती है। डॉजी कैंडल आप लोग जानते हो, डॉजी कैंडल क्या करती है? इंतजार करती है। डॉजी कैंडल का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो यही होता है, वेट एंड वॉच का। ठीक है, अब ये वाली कैंडल भी काफी हद तक उसी तरह ही है, इसकी डेफिनेशन भी वही है कि भैया यहां पर इंतजार चलेगा। यानी कि ये कैंडल आपकी बनती है मेजॉरिटी में एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन के पास में, जो कि 1253 के बाद में 1190 की है। अगर आप 1190 को समझोगे तो आपको नजर आएगा कि भैया पिछले 15 सेशन से ज्यादा स्टॉक ने 1190 पर एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन इंडिकेट करी है। यहीं पर ही आपके पास बायर आते हैं, यहीं पर ही आपके पास सेलर भी एक्टिव होते हैं। तो भैया ये कैंडल आपको वेट एंड वॉच बताती है। तो कल का सेशन मार्केट के लिए इटसेल्फ, क्योंकि अगर आप सेंसेक्स को देखोगे तो सेंसेक्स ने भी ऑलमोस्ट सिमिलर कैंडल ही ड्रॉ करी है, और सेंसेक्स का इंपॉर्टेंट बेस है 74,200 और इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है लगभग 75,500 के आसपास। ये दो ट्रेंड्स हम लोगों ने लाइव सेशन के अंदर, लास्ट लाइव सेशन में डिस्कस करे थे, जो अभी हमने कल सैटरडे था, फ्राइडे को डिस्कस किया था लाइव सेशन। तो ये दो ट्रेंड्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाला वीक मार्केट के अंदर, क्योंकि यहां से अगर ये दोनों ट्रेंड टूटते हैं, इसका मतलब यह है कि मार्केट 72,000 पॉइंट की तरफ जा रहा है, और सीडीएसएल में भी आपको वहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है। बट कल का सेशन वेट एंड वॉच की कंडीशन पर डेफिनेटली रहेगा। अब आते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स पर। मार्केट एक्सपर्ट्स आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 12 मार्च को शेयर में सीडीएसएल के अंदर बाइंग की रेटिंग देते हुए 1180 का टारगेट दिया। बाइंग की रेटिंग आपके आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने सीडीएसएल में रिटेन करी थी, वेयर एज टारगेट में इन्होंने चेंज किया था, क्योंकि 12 मार्च को 1180 पर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। लेकिन इन्होंने अपनी री रेटिंग कहां पर करी? टारगेट्स में। पहले इन्होंने टारगेट दे रखा था भाई 1500 रुपए का, उसको इन्होंने चेंज करके कर दिया 1180। अब आप कहोगे भाई अगर इन्होंने 1500 का टारगेट कट करके 1180 पर कर दिया तो भी इन्होंने बाइंग की रेटिंग दी है, तो 1180 पर खरीद करके 1180 पर ही चल रहा है, तो ये किस तरह की रेटिंग है? वहां पर आते हैं इनकी एक्सपेक्टेशंस, मार्केट एक्सपर्ट्स की एक्सपेक्टेशन क्या है? फाइनेंशियल ईयर 28 से 40 टाइम्स कंपनी का ईपीएस ग्रोथ करेगा। फाइनेंशियल 28 से एक्सपेक्टेशन है, यानी कि पहले इन्होंने जो टारगेट दिया था 1500 का, उसको इन्होंने 1180 करा बाइंग की रेटिंग के साथ में। यानी कि यहां से अगर गिरावट भी आती है तो भी घूम फिर के आपको 1180 ही मिलेगा, ये कहना है मार्केट एक्सपर्ट आईसीआईसीआई डायरेक्ट का। यानी कि इससे आप क्या समझे? इससे आप ये समझे कि इन्होंने एक्सपेक्टेशन क्या बताई है और टारगेट इन्होंने कट किया है 1500 से 1180 पे, लगभग 320 रुपए का टारगेट इन्होंने कट कर दिया है। अब कंपनी के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कंपनी कैसा काम कर रही है? इस समय कंपनी का फाइनल क्वार्टर के अंदर, जो दिसंबर क्वार्टर आया था, वहां पर कंपनी की ग्रोथ एक डिक्लाइनिंग स्टेज पर है। डिक्लाइनिंग स्टेज अगर आप एक साल में देखोगे तो कंपनी का 25.5% से 22.78% पर इस समय कंपनी काम कर रही है। और ये डिक्लाइनिंग फेज बनता कैसे है? ये डिक्लाइनिंग फेज बनता है कंपनी के ग्रोथ से।
अगर आप सीडीएसएल में पिछले एक साल का पैटर्न देखोगे तो आपको नजर आएगा कि कंपनी -6 से इस समय 9.43%, यानी कि थोड़ा सा कंपनी ने इंप्रूवमेंट दिखाया है। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का इंप्रूवमेंट काफी बढ़िया था, यानी कि यहां पर कंपनी के आने वाले क्वार्टर का इंप्रूवमेंट कंपनी की हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करेगा। ऑल्दो सीडीएसएल डिपॉजिटरी मार्केट्स के अंदर एक तरह की मोनोपोली कंपनी आप कह सकते हो, यहाँ पर एक हायर स्टेज की कंपनी आप इसको कह सकते हो। कंपनी में अपने पीयर्स के अगेंस्ट में अगर आप देखोगे सीडीएसएल को तो काफी हद तक बढ़िया नजर आती है सीडीएसएल, कोई खराबी वहां पर नहीं है। लेकिन जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म कंपनी कैसे काम करेगी? अगर कंपनी अपने आप को एक बड़ा बिजनेस मानती है तो उस बिजनेस पर कंपनी को काम भी करना है। ऐसा तो है नहीं कि आप कहोगे भैया कंपनी बहुत बढ़िया है, पीयर्स के अगेंस्ट में कंपनी बढ़िया काम करती है तो भैया लॉन्ग टर्म तो चलेगा, लेकिन वो ग्रोथ यहां नजर आना चाहिए जो कि पिछले 5 क्वार्टर में से 3 क्वार्टर पर नजर नहीं आया है। ऑल्दो दिसंबर क्वार्टर कंपनी का काफी बढ़िया था और यहां पर कंपनी का ग्रोथ भी काफी अच्छा इंप्रूव हुआ था, यानी कि दिसंबर क्वार्टर के बाद में जो आपका मार्च का क्वार्टर आएगा वहां पर कंपनी के ग्रोथ बढ़ने की पोजीशन काफी स्ट्रांग नजर आती है, क्योंकि मार्च का क्वार्टर कम से कम आपका 224 पर था, जो कि एक लोएस्ट रेवेन्यू है पिछले कई सालों के अंदर। एक लोएस्ट रेवेन्यू कंपनी ने दिया मार्च 2025 में। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि कंपनी 300 करोड़ तो आराम से दे सकती है इस बार भी, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी 300 के ऊपर फिर से रेवेन्यू लेकर के आ रही है। तो अगर कंपनी का ग्रोथ 300 रेवेन्यू कंपनी लेकर के आती 300 करोड़ का, तो कंपनी डेफिनेटली एक बढ़िया ग्रोथ की तरफ निकलती है। तो इस बार मार्च से कंपनी की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होंगी और डेफिनेटली उससे कंपनी को मदद कहां पे मिलेगी? कंपनी के ईपीएस ग्रोथ पे। जो ग्रोथ कंपनी का डिक्लाइनिंग फेज पर है, ये यहां पर कंपनी इंप्रूव कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप प्रॉफिट्स देखोगे दिसंबर क्वार्टर में, तो कंपनी के प्रॉफिट्स कितने आए थे? 133 करोड़ के, और 2% का वहां पर कंपनी ने ग्रोथ दिया था। ठीक है, 2% का ग्रोथ, वेराज उसके पहले कंपनी -22, -24 और -13% के ग्रोथ पर थी। तो इस बार कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ सकती है मार्च क्वार्टर के अंदर। तो एक्सपेक्टेशन वहां पर काफी ज्यादा है। 26.5 का एमएफआई है जो कि बुलिश है, 38.6 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं वापस से सीडीएसएल के चार्ट पे। अगर इस वीडियो में आप यहां तक बने हुए, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप लोगों की कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो मेरे लाइव सेशन जो कि पेड होते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप है, आप यहां पर आकर के मेरे सारी डिटेल्स मांग सकते हो। ठीक है, अब आते हैं आपके सीडीएसएल पर वापस से। ये है सीडीएसएल का चार्ट। ठीक है, इसको हम पहले जूम आउट करते हैं थोड़ा सा, और अब इसको यहां पर समझते हैं। एक बार लॉन्ग टर्म चार्ट भी देख लो सीडीएसएल में। लॉन्ग टर्म चार्ट आपको क्या बता रहा है? ये पूरा ये आपको बता रहा है भैया वेजिस पैटर्न, वेजिस पैटर्न, वेजिस पैटर्न, वेजिस पैटर्न, वेजिस पैटर्न, वेजिस पैटर्न, और यहां पर भी वेजिस पैटर्न। वेजिस पैटर्न का जो टॉप होता है ना, यहाँ पर जो बॉटम बेस होता है, जैसे ये बेस लाइन है वेजिस पैटर्न की, ये बेस लाइन है, ये रिजेक्शन है, ये बेस लाइन है, ये रिजेक्शन है, ये बेस है, ये रिजेक्शन है। जो बॉटम होता है और जो टॉप होता है वो इंडिकेट क्या करता है आप लोगों को? वही असल में एक इंडिकेशन पॉइंट होता है। इस समय सीडीएसएल एक डाउनवर्ड पैटर्न के अंदर कहीं ना कहीं बना हुआ है। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म के अंदर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि सीडीएसएल अभी के टाइम पर एक डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न पर है, यानी कि इसके बेसलाइन और इसके रिजेक्शन लगातार गिर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन पर आपको ब्रेकआउट कैसे मिलेगा? ब्रेकआउट के लिए आपको नजर आ रहा है लगभग 1253, 1253 ब्रेकआउट के लिए ये एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है। यानी कि अगर आपको सीडीएसएल में ब्रेकआउट चाहिए तो ये 1253 जो कि डायगोनल का भी क्रॉसओवर है और हॉरिजॉन्टली भी एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है, अगर इसको क्रॉस करता है तभी आप कहते हो कि ये डाउनवर्ड पैटर्न आपका ब्रेकआउट के अंदर जाता है। लेकिन सीडीएसएल में अगर आपका जो है 1190, ये एक इंपॉर्टेंट बेस है, 1190 का एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन है। यहां से कोई भी गिरावट बिलो 1160, जो कि इस डायगोनल को कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है, इसके नीचे कोई भी गिरावट आपको डाउनवर्ड ट्रेंड और इंडिकेट करती है। एक बार इस चीज को समझना, आपको लगेगा कि भाई ये क्या है, अगर ऊपर गया तो ब्रेकआउट, नीचे गिरा तो गिरावट, और ये तो कॉमन सेंस है ना। लेकिन एक टिप पॉइंट होता है, यहां पर देखो, ये आपका एक वेजिस पैटर्न है और ये आपका एक डाउनवर्ड एजिस पैटर्न है, ये अपवर्ड एजिस पैटर्न है। आप किसी स्टॉक में कुछ इस तरीके से काम कर रहे हो, आपको वहां पर वापस से आके इस पॉइंट पर ब्रेकआउट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर एक वेजिस पैटर्न किस तरह से ब्रेकआउट देता है, ये आपको मालूम कैसे पड़ता है? वेजिस पैटर्न में आपके बढ़ते हुए रिस्ट्रिक्शन और बढ़ते हुए बेसिस होते हैं एक पैरेलल लाइन के अंदर। ये दोनों डायग्राम्स आपके पैरेलल होंगे एक दूसरे के।
वो ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा, और अगर ब्रेकआउट देता कोई भी अपवर्ड एजिस पैटर्न तो वो परपेंडिकुलर के अंदर आता है, यानी कि वहां से एक परपेंडिकुलर ब्रेकआउट की तरफ आपका स्टॉक जाता है। सिमिलर चीज आपके डाउनवर्ड एजिस पैटर्न में भी होती है, जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए होगा तो वो परपेंडिकुलर ही रहेगा, यानी कि वहां पर आपको एक नया वेजिस पैटर्न बनता देखने को मिलेगा उस परपेंडिकुलर के बाद में, जो कि एक पॉजिटिव ब्रेकआउट होता है। ये एक पॉजिटिव ब्रेकआउट होता है, ठीक है। अगर आपका ऊपर वाला डायगोनल क्रॉस करता है तो ये पॉजिटिव ब्रेकआउट होता है। उसके बाद में आपका वेजेस पैटर्न जो डाउनवर्ड के अंदर है वो कैंसिल होता है और आपको एक तेजी कंटिन्यू होती देखने को मिलती है। तो वही चीज आपको 1253 और 1160 के आसपास देखनी रहेगी CDSL के अंदर, ठीक है। तो ये है कंपैरिजन आपके वेजेस पैटर्न में। आई होप कि यहां पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।